हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फंक्शनली डिसफंक्शनल। और आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के दो टाइप्स होते हैं हमारे पास। वन इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एंड अदर इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन ये है मेरा कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 12। सिंपल है, लेकिन वेक्टर्स में तो डायरेक्शन होती है। वेक्टर्स हैव डायरेक्शन। तो अगर मैं 3 न्यूटन के फोर्स को मल्टीप्लाई कर दूं 4 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के साथ, तब मेरा आंसर क्या होगा? एनी गेसेस? क्या ये कोई नंबर होगा या फिर ये कोई वेक्टर होगा या इसके अलावा कुछ और होगा? वी डोंट हैव एनी आइडिया। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फोर्स है और यही मेरी डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों मेरे पास सेम डायरेक्शन में है, तब मैं इनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करूंगी? अगर मेरे पास ये दोनों किसी एंगल पे हैं तब क्या होगा? वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। तो ये सिर्फ मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी नहीं है, ये सवाल रियल फिजिक्स से आता है। जब एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराती है, काम किसी ने किया, कितना काम हुआ, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो दो चीजें हैं जो मैंने अभी बोली, काम किसने किया और दूसरा कितना काम हुआ। ये दोनों चीजें कैलकुलेट करने के लिए हमें वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो आज हम सीखेंगे दो तरीके, जिसमें से एक होगा हमारा डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड विल बी आर क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि ये वेक्टर्स का लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी लेक्चर है। जब ये लेक्चर खत्म होगा तब तुम कहना कि वेक्टर चैप्टर तुम्हें डरा नहीं सकता। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे कि अब तक हमने वेक्टर्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, रिजॉल्व किया, लेकिन क्वेश्चन तो अभी भी ये है ना कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। आंसर इसका क्या होगा? स्केलर होगा, वेक्टर होगा, या फिर कोई डायरेक्शन होगी, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, या फिर दोनों होंगे। तो जो मेरी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लाइक vector multiplication has two types. One is my dot product, as I mentioned earlier, and other is my cross product. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो डॉट प्रोडक्ट है मेरे पास, दिस विल गिव मी अ स्केलर which is a directionless quantity, and my cross product will give me a vector which has direction. तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक का आंसर हमारे पास एक सिंपल नंबर होगा जो कि एक स्केलर है, और दूसरे का जो आंसर है वो हमारे पास एक वेक्टर होगा डायरेक्शन के साथ। दोनों अलग सिचुएशंस में यूज होते हैं, हमें ये भी याद रखना है। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब बात ये है कि हम डॉट प्रोडक्ट को पढ़ ही क्यों रहे हैं? सीधी मल्टीप्लिकेशन भी तो काम आ सकती थी अगर मेरे पास आंसर एक स्केलर ही आएगा, पर सीधी मल्टीप्लिकेशन काम क्यों नहीं आती? अगर मैं लिख दूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ए भी मेरे पास एक वेक्टर है और बी भी मेरे पास एक वेक्टर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा? जो मेरा रिजल्टेंट है वो कैसे आएगा? रिजल्टेंट
कैसे आएगा, हाउ विल माई रिजल्टेंट कम, सेकेंडली है किस डायरेक्शन में होगा। और इसमें एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मान लो मेरे पास कोई फोर्स एफ है जो किसी एंगल थीटा पे लग रहा है, तो दिस इज माई फोर्स एफ, अब ये किसी एंगल थीटा पे एक्ट कर रहा है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, लास्ट लेक्चर में वेक्टर रेजोल्यूशन में हमने सीखा था किसी भी वेक्टर को तोड़ना, इसका जो एक कंपोनेंट होगा दैट विल बी एफ कॉस थीटा, और जो इसका दूसरा कंपोनेंट होगा दैट विल बी एफ साइन थीटा। तो अब जो मेरा रिजल्टेंट है, मतलब फोर्स, जो मेरा मतलब मल्टीप्लिकेशन आएगी, उसमें मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंसीडर करूंगी या फिर वर्टिकल कंपोनेंट को भी कंसीडर करूंगी या फिर दोनों को कंसीडर करूंगी। अगर मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन निकालनी है, लाइक दे, तो डिस्प्लेसमेंट किसके साथ काम करेगा, इस कंपोनेंट के साथ काम करेगा या इस कंपोनेंट के साथ काम करेगा, या फिर इन दोनों के साथ ही काम करेगा, या फिर इनमें से कोई भी काम नहीं करेगा। तो फिजिक्स खुद कह रही है कि मल्टीप्लिकेशन में एंगल का रोल है मेरे पास, ये चीज हमेशा याद रखनी है। एंगल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in multiplication. Either it's scalar product or dot product. सीधी मल्टीप्लिकेशन इसलिए काम नहीं आती क्योंकि सीधी मल्टीप्लिकेशन में एंगल का कोई रोल नहीं होता। सीधी मल्टीप्लिकेशन में एंगल का कोई रोल नहीं होता, और हमारे पास वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एंगल की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में भी बताया था कि जो वेक्टर्स होते हैं दे आर एंगल डिपेंडेंट, तो चाहे इनका एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या कुछ भी हो, एवरीथिंग इज एंगल डिपेंडेंट, सो एंगल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब जब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, जो कि है कि मेरे डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग क्या है। ये तो मैंने जान लिया कि हाँ डॉट प्रोडक्ट मैं यूज क्यों कर रही हूँ, बट व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सो सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, लेट दिस वेक्टर बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर, ओके, और इससे एक एंगल थीटा पर मेरा ए वेक्टर एक्ट कर रहा है। अब अगर मैं ए का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इस पे देखूं, ए का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से मेरा मतलब ये है, अगर मैं ए के कंपोनेंट्स कर दूं तो ए का एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। जो मेरा ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसकी जो प्रोजेक्शन है बेसिकली, मतलब कि जो ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो मेरे डी वेक्टर पे लाई करेगा। अब अगर वो डी वेक्टर पे लाई करेगा तो वो कंपोनेंट होगा कितना, जो ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा, राइट। तो यहां से मेरे पास ये निकला कि प्रोजेक्शन ऑफ A vector on D vector is A cos theta, which means यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, डॉट प्रोडक्ट का कोर आइडिया यही है। एक वेक्टर का सिर्फ वो कंपोनेंट काउंट होता है जो दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में हो। मतलब यहाँ पर मेरे पास ए साइन थीटा भी है और यहाँ पर ए कॉस थीटा भी है, पर मैं ढूंढ रही हूँ वो प्रोजेक्शन जो मेरे पास डी वेक्टर पे आ जाए, और डी वेक्टर पे मेरे पास ए कॉस थीटा आ रहा है, तो मुझे इसमें से यही कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पर ए के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की और डी की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं डी वेक्टर को बी वेक्टर से डिनोट कर दूं, अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बी वेक्टर से डिनोट कर दूं, देन आई विल सी that A vector dot B vector is equal to AB cos of theta, or I can write it like A cos theta into B.
जहां पर ए और बी इनके रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड्स हैं एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ से हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ गया, विच मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। और रिजल्ट एक नंबर, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे तो कोई डायरेक्शन मिल ही नहीं रही है, तो रिजल्ट क्या हुआ? डेफिनेटली एक नंबर ही हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में। सो अगर मैं एक वेक्टर ले लूं ऐसे, ये है मेरा बी वेक्टर एंड दिस इज माय ए वेक्टर, दिस इज थीटा। प्रोजेक्शन of a vector on b vector will be equal to a cos theta। ठीक है, अगर मैं इसी की जगह b वेक्टर को यहां पर ले लूं और a वेक्टर को यहां पे ले लूं, थीटा इनके बीच का एंगल है, देन प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर विल बी इक्वल टू b cos थीटा, क्योंकि मुझे वही कंपोनेंट कंसीडर करना है जो उसकी डायरेक्शन में लाई कर रहा है, मेरे उस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो मेरे पास टू वेज हैं इसको इंटरप्रेट करने के, टू वेज टू इंटरप्रेट डॉट प्रोडक्ट। एक तो है कि मैं b का मैग्नीट्यूड लूं और उसे मल्टीप्लाई कर दूं प्रोजेक्शन ऑफ a से, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। और दूसरा मेरे पास वे ये है कि मैं a का मैग्नीट्यूड लूं और उसे मल्टीप्लाई कर दूं प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। यहां से मेरे पास क्या आएगा? b इंटू ए कॉस थीटा, और यहां से मेरे पास आएगा a इंटू बी कॉस थीटा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए बी कॉस थीटा, और इस पार्ट को मैं बहुत आराम से लिख सकती हूँ ए बी कॉस थीटा। यहां से मेरे पास ये कंक्लूजन निकला कि दोनों केसेस में जो मेरा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। AB cos theta is equal to AB cos theta. Hence, I can say that dot product is commutative in nature. Dot product is commutative in nature. Now, what does this commutativity means? This means अगर मैं A vector dot B vector करूं या फिर करूं B vector dot A vector, दोनों का ही जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। इस चीज को याद रखना है और इस चीज को स्टार मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये काम आएगी। अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, पर ये फॉर्मूला आया कहाँ से है? लेट अस सी ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। तो इसकी एक डेरिवेशन करते हैं। सपोज करते हैं वी हैव टू वेक्टर्स, one is a vector and other is b vector, and their resultant is r vector। तो अब इसको डायग्रामेटिकली भी एक बार ही देखते हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, क्योंकि बिना डायग्राम के वेक्टर को स्टार्टिंग में सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इवन जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी हमें वेक्टर को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये है मेरा a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर। If this is my resultant vector r vector and this is the theta angle between them, तो यहाँ पर जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? इन दोनों का सम होगा ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। और मुझे पता है कि मेरे आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस ऑफ थीटा। पता है मुझे। अब अगर मैं एक चीज नोटिस करूं, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, मुझे अगर आर वेक्टर का आर वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। किसी भी वेक्टर का उसके खुद के साथ कितना एंगल बनता है, 0 डिग्रीज। सो आर इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। And we know that r vector is equal to a vector plus b vector। यहां पर दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दो। दोनों साइड्स को मैंने स्क्वायर किया तो मेरे पास आया आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब कुछ नहीं करना, बस इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुकी हूँ, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर कितना होता है, दिस इज आर स्क्वायर। सो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नाउ लेट अस सॉल्व दिस फर्दर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये मैं अभी बोल के हटी हूँ, किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके अपने साथ कितना होता है, उसका अपना ही स्क्वायर। तो यहाँ से बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। नाउ वी नो वेरी क्लियरली that dot product is commutative in nature. So a vector dot b vector, this will be equal to b vector dot of a vector. R square will be equal to a square plus b square plus a vector dot b vector प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसका जो यहाँ से फाइनल आया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसको मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ मैं प्रीवियस जहाँ पर सॉल्व कर रही थी वहां पर था आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला तो हमने डिराइव किया था अपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। अब इन दोनों इक्वेशंस को करते हैं हम कंपेयर। लेट अस कंपेयर 1 and 2। We are going to compare 1 and 2. So what will I get is a square plus b square plus 2ab cos of theta, which is equal to a square plus b square। और लास्ट में मेरे पास क्या टर्म थी, प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। नाउ ये टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई, मेरे पास बचा 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ, यहाँ से आई गेट ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। हेंस प्रूव्ड। जो मैं आपको फॉर्मूला पहले बता के आई थी, अब मैंने उस फॉर्मूले को भी प्रूव कर दिया है। ये था इस पार्ट में। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की सबसे पहली प्रॉपर्टी तो कम्यूटेटिविटी ही है। मतलब कि इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और अगर मैं करूं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए बी कॉस ऑफ थीटा। Hence, A vector dot B vector is equal to B vector dot A vector. Hence proved.
अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिविटी. दिस इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिविटी. मतलब अगर मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, दिस विल बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर. डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो ऐसे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं उन पे. तो डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत सिंपल है. दिस इज सिमिलर टू अलजेब्रा. इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने लायक है नहीं. लाइक दीज आर जस्ट द थिंग्स व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं. थर्ड प्रॉपर्टी इज जब हमारे पास थीटा 0 डिग्री हो उस टाइम पे क्या होगा. उस टाइम पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉज ऑफ थीटा विच मीन्स ए बी कॉज ऑफ 0 डिग्री. अब कॉज ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1. तो दिस विल बी ए बी इंटू 1 विच इज इक्वल टू ए बी. यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है डॉट प्रोडक्ट की, maximum value of dot product lies at an angle 0 degree. This is something that you have to keep in mind. So let's star mark this point as well. Dot product की maximum value आएगी at an angle 0 degree. Now let us talk about the next property. Next property है मेरे पास if I have theta is equal to 90 degree. थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी. दिस विल बी ए बी कॉज ऑफ 90 डिग्री. मतलब कि ए बी इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0. नाउ अगर ये 0 है विच मीन्स कि जो मेरे वेक्टर्स हैं डेफिनेटली ये मिनिमम वैल्यू नहीं है. जब वेक्टर्स परपेंडिकुलरली एक्ट करेंगे, व्हेन वेक्टर्स एक्ट परपेंडिकुलरली, उस केस में जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू 0. अब करते हैं इसकी लास्ट वाली प्रॉपर्टी. लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट. थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. जहां मेरा थीटा 180 डिग्री है वहां पर आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट. तो ए बी कॉज ऑफ 180 डिग्री विच इज इक्वल टू ए बी इंटू माइनस ऑफ 1. ये हो गया माइनस ए बी. दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ माई डॉट प्रोडक्ट. तो ये कंक्लूजन निकला दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट occurs at an angle of 180 degree. When the angle between the two vectors is 180 degree, उस टाइम पर जो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है वो हमारे पास आती है मिनिमम एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स. अब अपनी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं विच इज सेल्फ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी को हम पहले यूज कर चुके हैं वैसे बट स्टिल. सेल्फ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ए इंटू कॉज ऑफ 0 डिग्री. अब ए वेक्टर है, ठीक है, मैं एक और ए वेक्टर ले लूं वो इसी के साथ कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री. तो इसका आंसर आ जाएगा ए इंटू ए विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर. अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं विच इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स. तो यूनिट वेक्टर्स की बात है सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं. जहां पर भी यूनिट वेक्टर्स की बात होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस बन ही जाती है. एक्स वाई जी. दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज के कैप. अब अगर मैं आई कैप को आई कैप के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूं, ये दोनों सेम ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री. इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1.
जे को जे के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूंगी तब भी 1 आएगा। क्यों? क्योंकि कॉज ऑफ 0 डिग्री जे कैप, अगर मैं 2 जे कैप लूँ या 4 जे कैप लूँ या 5 जे कैप लूँ, वो इसी लाइन के अलोंग लाई करेंगे। अब उनकी डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन सेम है विच मीन्स कि जो मेरा एंगल है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। एंगल इज 0 डिग्री, तो मतलब कि कॉज ऑफ 0 विल बी 1। तो यहाँ पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी 1 है और कॉज का वैल्यू, कॉज ऑफ 0 का वैल्यू भी मेरे पास 1 आ गया। दैट्स वाई अगर मैं एक यूनिट वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो आता है हमेशा 1। व्हेन अ यूनिट वेक्टर is multiplied with itself, multiplied का मतलब है डॉट प्रोडक्ट, with itself we get 1। बट यही अगर मैं आई कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इनके बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। कॉज ऑफ 90 डिग्री 0 है। अगर मैं जे कैप को कर दूं के कैप के साथ मल्टीप्लाई, वहां पर भी इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा 0। व्हाट इफ आई मल्टीप्लाई के कैप विद आई कैप, अगेन दे हैव द सेम एंगल बिटवीन देम विच इज 90 डिग्री, कॉज ऑफ 90 इज 0, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो दो चीजें हैं जो हमने इस चीज से सीखी, सेम यूनिट वेक्टर, तो वहां पर जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू 1। डिफरेंट यूनिट वेक्टर, वहां पर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। और ये कैसे हुआ ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब ये पेज ऐसा है जिसको बस हमें याद रखना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ विच इज डॉट प्रोडक्ट इन कॉम्पोनेंट फॉर्म। चलो लेट अस टेक टू वेक्टर्स। मुझे पता है इसके कंपोनेंट क्या होंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप। और अगर बी वेक्टर की बात करूं तो इसको भी ऐसे ही ले लेते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस सॉरी बी वाई जे कैप एंड बी जी के कैप। तो अब मुझे क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, लेट अस राइट इट, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म का मतलब तो समझ आ ही गया होगा, क्योंकि मुझे वेक्टर्स दिए हैं उनके कंपोनेंट फॉर्म्स में, और जब मेरे पास कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर होंगे तब मैं उनका जो मल्टी डॉट प्रोडक्ट है वो कैसे निकालूंगी। यहाँ पर हम उस चीज को देखेंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जी के कैप। तो यहाँ पर हम वही रूल यूज करेंगे जो अपना हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टडी किया था, ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जी के कैप। उसके बाद ए वाई जे कैप, पहले फर्स्ट वाले को लिया, उसको इस सब पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हम सेकंड वाला ले रहे हैं, उसको सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी सी के कैप। और लास्ट में मेरे पास बचा ए जी के कैप which will be equal to bxi cap plus byj cap plus bz के cap। अब एक एक को एक एक के साथ करेंगे हम मल्टीप्लाई। ये डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन मैं बस आपको करके दिखा रही हूँ ताकि पता लगे, हमें एक्चुअली में पता लगे वो चीज़ आई कहाँ से। इसका जो लास्ट रिजल्ट आएगा उसी को याद रखना है। सो मेरे पास मल्टीप्लाई करके आएगा ए एक्स इंटू बी एक्स आई कैप इंटू आई कैप
उसके बाद मेरे पास आएगा ए एक्स इंटू बी वाई आई कैप इंटू जे कैप. आफ्टर दैट आई विल हैव ए एक्स बी जी आई कैप इंटू के कैप. Then I will have ay bx जे कैप इंटू आई कैप. देखो जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट को कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो मेरे पास यूनिट वेक्टर है उसको यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है. ए वाई इंटू बी वाई जे कैप इंटू जे कैप. देन आई हैव ए वाई इंटू बी जी जे कैप इंटू के कैप. आफ्टर दैट लास्ट वाला जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज ए जी इंटू बी एक्स आई कैप सॉरी k cap into I cap plus az by k cap into j cap plus az into bz k cap into k cap. अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको इस कॉन्सेप्ट पे ले चलती हूँ. देखो मैंने अभी भी बताया था सेम यूनिट वेक्टर मतलब डॉट प्रोडक्ट वन और डिफरेंट यूनिट वेक्टर मतलब कि डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू जीरो. तो सबसे पहले जो जीरो मेरे कंपोनेंट्स हो रहे हैं उनको देखते हैं. सेम है जीरो नहीं होगा, डिफरेंट है जीरो हो जाएगा. यहाँ पे भी डिफरेंट है जीरो, यहाँ पे भी मेरे यूनिट वेक्टर्स डिफरेंट है जीरो हो गया. यहाँ पर सेम है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स डिफरेंट ये भी जीरो. यूनिट वेक्टर्स डिफरेंट जीरो, यूनिट वेक्टर डिफरेंट जीरो. तो मेरे पास बस तीन टर्म्स बची हैं और वो तीन टर्म्स कौन सी हैं? ax into bx I cap into I cap will be 1 plus ay into by j cap into j cap will also be equal to 1 और लास्ट में ac into bz k cap into k cap will also be equal to 1. तो कंपोनेंट फॉर्म में जब भी मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास आंसर आएगा. जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स है ना उनको मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है. एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, वाई को वाई के साथ कर दो, जेड को जेड के साथ कर दो, बस बात खत्म. इतना सा है मेरा डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म. अब बहुत अच्छे से पता है मुझे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. अब जरूरी तो नहीं है ना कि हाँ मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर ही गिवन हो या इनके मैग्नीट्यूड गिवन हो तो और एंगल गिवन हो फिर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लूँ. हो सकता है किसी केस में मुझे एंगल गिवन ना हो, उस केस में एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं. देखो cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी. ये तो मैग्नीट्यूड से है ना तो इनको उस फॉर्म में लिख लो या इस फॉर्म में लिख लो, बात तो सेम ही रहेगी. अब बात है इसकी, अगर तो मेरे वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगी ए एक्स बी एक्स बी वाई ए वाई प्लस ए जी बी जी अपॉन mod of A vector into mod of B vector. Mod of A vector into mod of B vector. So cos of theta की वैल्यू मेरे पास ये आ गई. अब इसमें तो कुछ लर्न करने वाला है नहीं बट इफ यू वांट तो आप लर्न भी कर सकते हो. बाकी ये हम उस फॉर्मूले से 2 मिनट भी नहीं लगते इसको डिराइव करने में. So if you want you can learn this formula, otherwise it's really not required. अब मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर. लेट मी टेक वन वेक्टर, दिस इज माय बी वेक्टर और एक वेक्टर है ए वेक्टर विच इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम दिस. अब मुझे चाहिए कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर. वही मैं ए वेक्टर को तोड़ दूंगी. ए वेक्टर का कंपोनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का वो component of A vector along B, this will be equal to A cos of theta और इसी को मैं बोलती हूँ प्रोजेक्शन. कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर की बात करो या फिर बात करो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, दोनों का मतलब सेम ही है.
So the projection of a vector on b vector, this will be equal to a cos of theta. अब हमें चाहिए क्या, हमें देखना है कि प्रोजेक्शन का एक्चुअली मतलब प्रोजेक्शन इज दिस, बट हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड इट, इसका लाइक कोई फॉर्मूला तो होता होगा ना. तो चलो वही फॉर्मूला जो पूरे डॉट प्रोडक्ट में यूज हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. अब यहाँ से अगर मैं ए कॉस थीटा को साइड पे ले लूँ एंड आई राइट लाइक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दिस बी वेक्टर. सो दिस इज द प्रोजेक्शन. ठीक है, प्रोजेक्शन तो आ गई ना, ए वेक्टर ए कॉस थीटा की जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो यही है. अब इस फॉर्मूले को अगर हम याद कर लें या अगर हम ऑन द स्पॉट डिराइव भी कर सकते हैं तो भी सही है, बट अगर याद कर लें तो भी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें ये डायरेक्टली ही यूज हो जाएगा और वहाँ पर डेरिवेशन ना करके हम अपना ही टाइम सेव करेंगे. बट अब अगर मुझे ये प्रोजेक्शन अपनी वेक्टर फॉर्म में चाहिए होगी तब मैं क्या करूँगी. ये तो स्केलर फॉर्म है ना, दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन. So what if I want projection in vector form? उस केस में I need a direction. डायरेक्शन हमें बहुत अच्छे से पता है, यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन देता है. दिस इज माय यूनिट वेक्टर अलोंग बी, क्योंकि उसका जो कंपोनेंट है वो मैं अलोंग बी ही ले रही हूँ. एंड वी नो दैट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. तो इसको मैं क्या करूँगी, अपने इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी. ये जो मेरे पास आया है ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर. यहाँ मैं लगाऊंगी बी कैप क्योंकि तभी मेरे पास डायरेक्शन आएगी. सो a cos of theta will be equal to a vector dot b vector upon mod of b vector into b vector by mod of b vector. So this is a vector dot b vector upon mod of b vector का square into b vector. ये मेरे पास आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म. ये भी इम्पोर्टेंट है. देखो ऑन द स्पॉट डिराइव तो सब हो जाएगा अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बट इफ यू वांट टू रिमेम्बर इट देन यू कैन, इट्स टोटली अपॉन यू. चलो अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज परपेंडिकुलर वेक्टर्स. परपेंडिकुलर वेक्टर्स मतलब कि उसके बीच में थीटा कितना होगा, 90 डिग्री. अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री. अब आप बोलोगे कि ये तो मैं पहले भी काफी बार बता चुकी हूँ दैट कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो जो मेरा डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा. पर इसमें मैंने स्पेशल कंडीशन मेंशन किया है. स्पेशल कंडीशन ये है कि जब हमें ये दिया जाता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो स्टूडेंट्स जनरली यही चीज मान लेते हैं कि दोनों में से किसी एक का मेरे पास जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है, पर वो एंगल वाली कंडीशन को कंसीडर नहीं करते. तो यहाँ पर हमें ये देखना, एक चीज याद रखनी है दैट व्हेन टू वेक्टर्स हैव when two vectors have zero dot product, it's not necessary that they may have they may have either mod of a vector of 0 or mod of b vector is equal to 0. उस केस में थीटा कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री. तो यहाँ स्पेशल कंडीशन मेंशन करने का एक यही रीजन था. सो गाइस इसके साथ ही वी आर डन विद आर टॉपिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट. तो अब डॉट प्रोडक्ट पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं छोटी छोटी सी जो हेल्प करेंगी हमारी डेफिनेटली.
कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में, तो यहाँ दो वेक्टर्स दिए हैं और कुछ नहीं करना, बस इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो एक्स कॉम्पोनेंट, लेट अस राइट दिस, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ऑफ k कैप इंटू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। देखो x वाले कॉम्पोनेंट को x वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 and this I into I will be equal to 0, will be equal to 1। j वाले को j वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ 2, k वाले को k वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस ऑफ 1 इंटू 4। So this will be 2 minus 6 minus 4, which is equal to minus 4 minus 4, this is equal to minus 8। अब मेरा आंसर नेगेटिव आया है, आंसर इज लेस देन 0, विच मीन्स जो मेरा थीटा है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ तभी वो जीरो से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्योंकि 90 डिग्री पे तो वो जीरो आती है और मैक्सिमम होती है 0 डिग्री पे, मिनिमम होती है जाके 180 डिग्री पे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान देना पड़ेगा, मतलब हाँ इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर हम ध्यान देंगे ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। जब हम खुद से क्वेश्चनिंग करेंगे कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ये आंसर आया तो इस आंसर से मैं क्या क्या इंटरप्रेट कर सकता हूँ या क्या क्या इंटरप्रेट कर सकती हूँ, तब मैं हमारी कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। तो भाई दो वेक्टर्स दिए हुए हैं हमें, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड सेकेंड इज बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप minus j cap plus k cap. Now I want to find theta, that is the angle between them. तो ठीक है, we know that a vector dot b vector is equal to ए बी कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच विल बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट, दूसरा वेक्टर देखते हैं, दूसरा वेक्टर इज, ठीक है, दूसरा वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे वाले को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, के वाले को के वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ से मेरे पास आया 1। अब मुझे चाहिए मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर विल बी रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 3। मॉड ऑफ बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 1 square plus minus of 1 square plus 1 square, this will also be equal to root of 3। अब अपना फॉर्मूला दोबारा से देखें, a vector dot b vector is equal to ab cos of theta, cos of theta will be equal to a vector dot b vector upon ab। अब a vector dot b vector मेरे पास कितना आया है 1, दिस इज 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 3 आया है, इसका भी मैग्नीट्यूड 3 आया है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/3। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। इसकी वैल्यू चाहो तो हम आगे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग आर रूल्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बट अभी के लिए इतना ही सही, क्योंकि हमें यहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखनी, हमें यहाँ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट सीखना है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ मुझे दिया है दैट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दो वेक्टर्स दिए हैं, सबसे पहले तो अपने दो वेक्टर्स लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, और दूसरा मेरे पास बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मेरा थीटा 90 डिग्री है तो इनका ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट डॉट प्रोडक्ट है, सॉरी सॉरी फॉर दैट, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, वो तो भी पढ़ाया भी नहीं है मैंने, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होती है ए बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। सो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है कॉम्पोनेंट फॉर्म में, उसको 0 से इक्वेट करके के की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करते हैं, चलो एक बार। I was having 2 I cap
प्लस 3 जे कैप। अब यहाँ पर मेरे पास के का कॉम्पोनेंट नहीं है, तो उसको मैं 0 के कैप लिख सकती हूँ, ठीक है। दूसरा वेक्टर मेरे पास है 3 i कैप, और दोबारा देखते हैं, वो नहीं, 2 i कैप प्लस 3 जे कैप, दैट वॉज राइट। 2 i कैप प्लस, this is, wait a minute, 2 i कैप plus 3 j कैप, and the second vector is i कैप minus 2 j कैप plus k। x वाले को x के साथ मल्टीप्लाई करो 2, y वाले को y वाले के साथ मल्टीप्लाई करो -6, k वाले को z वाले को z वाले के साथ मल्टीप्लाई करो +0। अरे ये तो क्वेश्चन ही मुझे गलत लग रहा है। ओके, तो गाइस इस क्वेश्चन में मेरे से एक मिस्टेक हो गई, एंड दैट इज कि यहाँ पर आई एक्चुअली रोट, ओ माय गॉड, फिर मैं सोचूं आंसर आंसर क्यों नहीं है। सो एनीवेज, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है मेरे से। एक्चुअल क्वेश्चन इज 2 i कैप प्लस k j कैप प्लस 3 k कैप। Yes, this is the actual question, I cap minus 2 j cap plus k cap। तो अब दोबारा से इसे सॉल्व करते हैं हम। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस सॉल्व दिस। फर्स्ट वेक्टर है मेरे पास 2 i कैप प्लस k j कैप प्लस 3 k कैप इंटू i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप। x वाले को x के साथ मल्टीप्लाई करो 2, y वाले को y वाले के साथ -2k, एंड k वाले को k वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3। अब मेरे पास आया 2 - 2k प्लस 3, ये आ जाएगा 5 - 2k। अब मुझे पता है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो 5 - 2k को मैं इक्वल कर दूंगी 0 के, यहाँ से 2k की वैल्यू आ गई 5, and my k is equal to 5/2। दिस इज द आंसर, एंड आई एम रियली सॉरी कि हाँ क्वेश्चन गलत था, हो सकता है आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर रहे हो। तो now let us move to the next question। फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है। देखो, अब हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस इतना ध्यान रखते हैं दैट वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर भी दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। कंपोनेंट फॉर्म में मुझे वेक्टर्स गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। 2 i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस 3 k कैप। एक्स वाले को एक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई किया 6, वाई वाले को वाई वाले के साथ मल्टीप्लाई किया -4, के जी वाले को जी वाले के साथ मल्टीप्लाई किया -6। तो यहाँ पर ये दोनों मेरे पास कैंसिल आउट हो गए, दिस इज -4। अब ये मेरे पास, अभी देखो ये भी मेरे पास लेस देन 0 है, विच मीन्स मेरे पास नेगेटिव वर्क डन हुआ है। नेगेटिव वर्क डन हुआ है मतलब कि जो मेरा एंगल है दैट लाइज समवेयर बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, राइट। अब इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से प्रूव करेंगे जब हम वर्क डन वाला चैप्टर ही पढ़ेंगे। वहां हम कंडीशन स्टडी करेंगे कि कब मेरा वर्क डन पॉजिटिव होता है, कब मेरा वर्क डन नेगेटिव होता है, कब मेरा वर्क डन इक्वल टू 0 होता है। तो इस चीज को मैं आपको तब याद करवा दिलाऊंगी। ओह, सो वी हैव मोर क्वेश्चन। मुझे तो लगा क्वेश्चंस खत्म हो गए, बट क्वेश्चंस अभी खत्म नहीं हुए हैं। सो वी आर गिवन 2 वेक्टर्स। एक वेक्टर है a वेक्टर 3 i कैप प्लस 4 j कैप, and the second vector is b vector i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। अब I have to find projection of a vector on b vector। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है, मुझे सबसे पहले
मुझे ए कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। अब ए कॉस थीटा मैं कहाँ से फाइंड आउट करूंगी, मेरे पास ए का मैग्नीट्यूड तो है पर मेरे पास थीटा नहीं है, थीटा कहाँ से आएगा। यूनिवर्सल फॉर्मूला जो हमारा शुरू से चलता आ रहा है इस लेक्चर में, शुरू से हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए कॉस थीटा निकलेगा यहाँ से, ए कॉस थीटा, और ये निकलेगा कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बी वेक्टर। चलो तो फिर इनको जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई किया 3, वाई वाले को वाई वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 8। यहाँ के का कंपोनेंट नहीं है, यहाँ है तो आएगा 0, क्योंकि यहाँ पर फिर 0 के कैप ही लिखूंगी ना मैं, अगर नहीं है मेरे पास के का कंपोनेंट। बी का हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। बी का मैग्नीट्यूड विल बी 1 स्क्वायर प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से मेरे पास ए कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 11/3। यहाँ पर इसकी वैल्यू इतनी आ गई, विच मीन्स कि जो मेरा प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ a vector on b vector will be equal to a cos theta, that is equal to 11/3, and this is my answer. And this was my last question of dot product. I hope आपको dot product बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए एंड इतनी सारी एग्जांपल्स दी हैं, सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की, हर एक चीज़ का मैंने आपको प्रूफ दिया है। तो आई थिंक कि हाँ, अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट भी स्टडी करते हैं। यू पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि ज़रूरत क्या है ये सब स्टडी करने की, मतलब जो समझ तो आ गया कि हाँ सीधी मल्टीप्लिकेशन क्यों काम नहीं आती। पर अगर एक टाइप का प्रोडक्ट मेरे पास था तब भी मैं दूसरे टाइप का प्रोडक्ट क्यों स्टडी कर रही हूँ। अब इमेजिन करो कि एक बोल्ट है, ठीक है, और तुम उसे रेंच से घुमा रहे हो, उस पर फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है और लीवर आर्म है। अब रिजल्ट इस केस में जो आएगा वो आएगा मेरे पास एक रोटेशनल इफेक्ट। सही बोल रही हूँ ना, जब तुम किसी बोल्ट को रेंच से घुमा रहे हो, फोर्स लग रहा है, तो एक रोटेशनल इफेक्ट आएगा। अब ये जो रोटेशनल इफेक्ट है इसकी डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन होगी यहाँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर होगा ये क्लॉकवाइज। एम आई राइट। और ये किसी स्पेसिफिक एक्सिस के अराउंड घूम रहा होगा। अब हम डॉट प्रोडक्ट से किसी भी, नॉट पॉसिबल विद डॉट प्रोडक्ट, तो मैं कह रही थी कि डॉट प्रोडक्ट से हम किसी भी दो वेक्टर्स की डायरेक्शन नहीं निकाल सकते थे। अब देखो कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज मेरे पास, जैसे अभी ये बोल्ट और रेंच का एग्जांपल ही अगर मैं लूँ तो वहां पे घुमाने पे मेरे पास रोटेशन हो रही है, डायरेक्शन भी आ रही है। अब रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में तो डायरेक्शन आएगी ही ना, सारी जितनी भी मैं एक्टिविटीज मेरी हो रही हैं, सारे वेक्टर्स वो डायरेक्शन लेस तो नहीं होंगे, या फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन डायरेक्शन लेस तो नहीं होगी। तो यही सब है जिसकी वजह से हम लोग स्टडी करते हैं अपनी दूसरी टाइप की मल्टीप्लिकेशन, विच इज क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बता तो दिया हम स्टडी क्यों करते हैं, अब इसका फिजिकल मीनिंग समझते हैं। फिजिकल मीनिंग समझने के लिए लेट अस ड्रॉ एक प्लेन सरफेस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर है एक वेक्टर मेरा ए वेक्टर, और ये है मेरा वेक्टर बी वेक्टर। इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। दिस इज माय प्लेन।
अब इन दोनों का मुझे चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एक चीज याद रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी ना, वो ना ही ए की डायरेक्शन होगी ना ही बी की डायरेक्शन होगी। ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, उसकी डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। मतलब यहाँ पर मेरा जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ये है, वो कहीं यहाँ पर लाई करेगा। डायरेक्शन ऑफ A vector cross B vector will be perpendicular to the plane in which A vector and B vector lie. This is the physical meaning. अब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो प्लेन से बाहर निकलेगा, बाहर अब ऊपर को भी निकल हो सकता है, ऊपर को निकले या फिर हो सकता है नीचे को भी निकले, किसी भी साइड को हो सकता है। और इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास, फॉर्मूला नहीं मतलब क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए आई टोल्ड यू मैथमेटिकली दैट वाज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पर ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा के इक्वल। ठीक है, एंड दिस इज एन कैप। एन कैप इज द आर्बिट्ररी डायरेक्शन जिसमें वो लाई कर रहा है। आर्बिट्ररी डायरेक्शन, अब वो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो आई कैप जे कैप या के कैप नहीं हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हाँ हमें आई कैप जे कैप और के कैप में ही देखने को मिलेगी। तो हमें घबराना नहीं है उस चीज से। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है यार, क्रॉस प्रोडक्ट का ही नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंटी कॉम्पिटेटिव नेचर। देखो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में एक चीज पढ़ी थी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, पर ये चीज यहाँ पे होल्ड नहीं करती। अगर मैं लिखूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो ये इक्वल होगा माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन, अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट ही लाइक ऑपोजिट कर दूंगी तो डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगी। अब वो होगी कैसे? अगर मैं उस प्लेन की ही एग्जांपल लूँ, ठीक है, ये था मेरा ए वेक्टर और ये था मेरा बी वेक्टर, ये था इनके बीच का एंगल, और इसकी प्ले मतलब इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रही थी वो प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने एज्यूम करी थी और वो बाहर निकल रही थी। पर अब अगर मैं कहूँ कि मुझे a इंटू बी वेक्टर नहीं करना, मुझे b इंटू ए वेक्टर करना है, तो जो इसकी रिजल्टेंट वेक्टर होगी वो नीचे की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। दिस विल बी ए वेक्टर इन डॉट क्रॉस बी वेक्टर। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन को बैलेंस आउट करने के लिए आई यूज दिस नेगेटिव साइन। अब मैंने उसकी यार क्रॉस डॉट प्रोडक्ट की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, उसी तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है पैरेलल वेक्टर प्रॉपर्टी। थीटा या तो 0 डिग्री होगा या फिर होगा 180 डिग्री इस केस में, और साइन ऑफ 0 डिग्री भी 0 होता है और साइन ऑफ 180 डिग्री भी 0 होता है। अब ये मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर मतलब कि फोर्थ लेक्चर में प्रूव करके बताया था कि साइन ऑफ 180 डिग्री 0 कैसे होता है, तो ये आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विच विल बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, इस केस में जो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 0। ये बात हमें याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो मेरे परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, मतलब जहाँ मेरा जो थीटा है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री,
उस केस में अगर मैं अपना क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 इज 1, तो ये आ गया ए बी। ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट occurs at an angle of 90 डिग्री। उस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी मेरे पास वो आ रही थी 0 डिग्री पे। अब थर्ड केस की बात करते हैं। जब हम इसकी कम अभी हो सकता है आपको यार ये सब बोरिंग लग रहा हो, पर जब मैं इसकी कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगी ना तब ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और ये लेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंच गया है, आई अंडरस्टैंड। आप इसको पार्ट्स में भी देख सकते हो या जैसे भी आपका मन करे, बट ये कुछ है बोरिंग सी चीज़ें जो लाइक पढ़नी पड़ेंगी। इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ करके, इसीलिए मैं थोड़ी स्पीड में भी चल रही हूँ, यही रीज़न है। अब नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। मतलब अब यार देखो सिंपल अलजेब्रा की तरह ये इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई कैन राइट इट एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। वही सिंपल अलजेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ नहीं है। अब चौथी प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। अगर मेरा एक वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाइड है किसी स्केलर लैम्डा के साथ, लैम्डा इज एनी स्केलर, और मुझे चाहिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट विल बी स्केलर को हम कॉमन ले लेंगे एंड इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, आंसर सेम ही आएगा। तो ये थी मेरे क्रॉस प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये हो गया मेरा आई कैप, इस साइड को हो गया मेरा जे कैप एंड इस साइड को हो गया मेरा के कैप। तो फॉर्मूला भी साथ में ही लिख लेते हैं। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। अब अगर मैं आई कैप को ही आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके बीच का एंगल कितना है, जीरो। साइन ऑफ जीरो इज व्हाट, दिस इज जीरो। ऐसे ही अगर मैं जे कैप को जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूं वो भी जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि साइन ऑफ जीरो इज जीरो एंड यहाँ पर इन दोनों के अगर मैं ऐसे दो यूनिट वेक्टर्स लूँ उनके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो। सी के कैप क्रॉस के कैप विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये तो फर्स्ट जनरलाइजेशन आ गई, या फर्स्ट जो भी हमने कैलकुलेशन की है अपनी, इसको भी याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट इज अगर मैं आई कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, वहां पर जो मेरे पास आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू के कैप। अब के कैप कैसे आया है ये भी मैं बताती हूँ। जे को के के साथ कर दूं दिस विल बी इक्वल टू आई कैप। देखो जो दो वेक्टर्स मैंने आपको बताया है ना, दो वेक्टर्स जिनका मैं डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ले रही हूँ, उसका जो मेरे पास
मतलब जो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं प्लेन कौन सा कंसिडर कर रही हूँ, जब मैं आई कैप क्रॉस जे कैप कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं ये वाला प्लेन कंसिडर कर रही हूँ। ओ माय गॉड, दिस इज द प्लेन आई एम कंसिडरिंग ओवर हियर। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मेरे पास है ये के वेक्टर, तो इसका जो मेरे पास आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू के वेक्टर। ऐसे ही जब मैं j को k के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रही हूँ, तो जो मेरे इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, आई वेक्टर, वो आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ के कैप को आई कैप के साथ, उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रही हूँ, तब मेरे पास आएगा जे कैप। अब लास्ट है, अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूँ, जे कैप क्रॉस आई कैप कर दूँ, तो इसका जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। सेम इस साइड होगा, अगर मैं ये क्या हो गया, दिस वॉज के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू दिस। देखो जब जब मैंने आई कैप को मल्टीप्लाई किया, जे कैप को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया था उसका के साथ, तो यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा। इफ आई डू के कैप क्रॉस जे कैप इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आई कैप। अगर मैं आई कैप क्रॉस के कैप कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस जे कैप। अब ये तो मैंने समझा दिया कि के आई कैप जे कैप के कैप आंसर्स आ कैसे रहे हैं, जस्ट कि आपको याद रहे। एक और चीज लिख देती हूँ, जब भी क्लॉकवाइज ऑर्डर में मैं ले रही हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, तो वहां पर ये क्या हो जाएगा, मेरे पास पॉजिटिव आएगा। पर जब मैं एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में दूंगी क्रॉस प्रोडक्ट, वहां पर जो मेरा साइन होगा दैट विल बी नेगेटिव। दिस इज समथिंग जिसको याद कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क भी कर दिया है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब करना है क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। अब कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर तो हम ऑलरेडी स्टडी कर ही चुके हैं, तो अगर मैं यहाँ पर अपना ए वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख लूँ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस a z k cap, and here I have b vector that is equal to bx I cap plus by j cap plus bc k cap। कंपोनेंट फॉर्म मेरे पास है, और इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर तो मेरे पास एंगल भी नहीं है कि हाँ ए का मैग्नीट्यूड निकाला और फिर बी का मैग्नीट्यूड निकाला और साइन थीटा कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास आता है डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट फॉर्मूला। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डिटर्मिनेंट फॉर्मूला जब भी हम यूज करते हैं तो एक बार ध्यान से देखना हम क्या करेंगे। क्या सबसे फर्स्ट जो हमारी कॉलम होगी, यस, उसमें हम लोग अपने यूनिट वेक्टर्स को लिख लेंगे। सेकेंड वाली में वी आर गोइंग टू राइट कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, एंड लास्ट वाली में वी विल राइट द कंपोनेंट्स ऑफ बी वेक्टर। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखते हैं। डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड करके सॉल्व करते हैं, तो अभी हम इसको एक्सपैंड करेंगे रो वन के अलोंग, एक्सपैंड अलोंग रो वन।
सबसे पहले जो मेरा ये कंपोनेंट है इसको मैं लिखूंगी आई कैप इनटू, अब जिस रो में ये लाई कर रहा है वो कंपोनेंट्स छोड़ने और जिस कॉलम में ये लाई कर रहा है वो दोनों कंपोनेंट्स छोड़ के इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख देना है। दिस इज ए वाई इंटू बी सी माइनस बी वाई इंटू ए सी, मतलब इसके प्रोडक्ट में से इसका प्रोडक्ट माइनस करना है। अब सेकंड माइनस लिखेंगे हम। अब हम बात करेंगे अपने जे की, जे को कंसिडर कर रहे हैं, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। अब हम जे को कंसिडर कर रहे हैं तो जे जिस रो और कॉलम में लाई कर रहा है उसको एक्सक्लूड कर दो और इसका इसके साथ फाइंड आउट करो। इसके प्रोडक्ट में से इसका प्रोडक्ट माइनस करना है। आई वॉज पॉजिटिव, जे मेरा यहाँ पर नेगेटिव होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। नाउ जे कैप इज ए एक्स इंटू बी सी माइनस बी एक्स इंटू ए सी, डन। सेकेंड वैल्यू भी लिख ली मैंने, प्लस के कैप इंटू, अब ये वाली के कैप की बात करें तो जिस कॉलम में के कैप लाई कर रहा है वो और जिस रो में वो लाई कर रहा है वो, इन दोनों को छोड़ के अब मुझे इन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई, ये है मेरी डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी मुझे कंपोनेंट दिए गए हैं तो इस वे में क्रॉस प्रोडक्ट में फाइंड आउट करूंगी। तो यार एक काम करते हैं, देखो सीधी सी बात है, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा हमें। तो इफ़ आई टेक एग्जांपल, मेरे पास ए वेक्टर है 3 i कैप। अब जिन लोगों ने ये फर्स्ट टाइम देखा होगा उनके लिए तो डेफिनेटली थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, इसीलिए हम एक एग्जांपल लेके बहुत अच्छे से समझ लेंगे इसे। 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 1 k कैप, B vector is equal to 2 i cap plus 3 j cap plus we can take 5 k cap। अभी क्वेश्चन ऐसे ऑन द स्पॉट ही बना है, आई डोंट नो इसका आंसर क्या होगा, बट लेट अस सॉल्व इट। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं। आई कैप जे कैप लिया, के कैप लिया, ये साइन डिटर्मिनेंट का साइन होता है 3 4 1 2 3 5। अब आई कैप की बात है, आई कैप को एज इट इज लिखा, ये वाली रो छोड़ी और ये वाली रो छोड़ी, 4 × 5 20, 20 - 3, 20 - 3 माइनस जे कैप। अब देखो इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, 3 × 5 15 -2, 3 × 5 15 एंड दिस विल बी -2, 15 - 2। ओके, लास्ट में मेरे पास के कैप आया, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, 9 - 8। अब 9 - 8 कैसे आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस किया है हमने। सो आई गेट 17 i कैप माइनस 13 j कैप प्लस के कैप। तो इस वे में हम अपने सॉल्व करते हैं कंपोनेंट फॉर्म में अपनी क्रॉस प्रोडक्ट को। बाकी डिटर्मिनेंट जब आप मैथ्स में ज़्यादा पढ़ लोगे तब भी आपको समझ आ जाएगा, बट सिंस वो 12th का कॉन्सेप्ट है और अभी हम 11th क्लास के टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो आई वुड से कि डिटर्मिनेंट अगर आपको टफ लग रहा है, हो सकता है टफ लगे, तो इसके कुछ 5 6 क्वेश्चंस ऐसे ही डिटर्मिनेंट फाइंड करने के कर लेना, इट विल मेक इट वेरी इजियर फॉर यू पीपल। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स पैरेलल तब होंगे जब उनके बीच का जो थीटा है दैट इज ईदर इक्वल टू 0 डिग्री और दैट इज ईदर इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर कंपोनेंट फॉर्म में ही दो वेक्टर दिए हैं, वन और उनके कंपोनेंट्स हैं मेरे पास ए एक्स ए वाई और ए जी, और बी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं दे आर बी एक्स बी वाई एंड बी जी। तो यहाँ पर मैं इनकी रेशो अगर लूंगी ना,
लाइक इफ दे आर पैरेलल वेक्टर्स तो इसके जो कंपोनेंट्स की रेशियो होगी वो इक्वल होगी। कैसे? ए एक्स बाय बी एक्स विल बी इक्वल टू ए वाई बाय बी वाई, इट विल बी इक्वल टू ए जी बाय बी जी। अब हाँ, मैं ये बोलूँगी इसको ज़रूर याद रख लो, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से यार सॉल्व हो जाएंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको मैं स्टार मार्क भी कर देती हूँ, जस्ट रिमेंबर दिस। Now let us move to the next topic. Next topic नहीं, अब है मेरे पास next question. Wow. तो अब हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। चलो फिर यार, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, कोई एंगल गिवन नहीं है। अब कोई एंगल गिवन नहीं है तो यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट मेथड लगाना पड़ेगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ पर मेरे पास के कंपोनेंट भी नहीं है, मतलब जी एक्सिस के अलोंग कुछ नहीं है, तो जो के कंपोनेंट्स हैं उनको मैं ले लूंगी 0। सो दिस इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप 2 3 0 1 4 0। सॉल्व करते हैं। आई कैप इंटू 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 कैसे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको किया इसके साथ मल्टीप्लाई। बात समझ आई? अब नेक्स्ट माइनस ऑफ जे कैप इंटू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो इसके साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। अब बचा मेरे पास के कैप। के कैप इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, यू विल गेट 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, 0 माइनस 0 प्लस 5 के कैप। देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किस एक्सिस में लाई करेगा? वो लाई करेगा दोनों की परपेंडिकुलर एक्सिस में। यहाँ पर जो मेरे दोनों वेक्टर्स हैं दे आर एक्टिंग इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, राइट? एक्स वाई डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहे हैं, और इनके परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी है? ये जेड एक्सिस, जिसको मैं के कैप से भी डिनोट करती हूँ। यहाँ से भी वो चीज़ बहुत क्लियर हो रही है, मतलब अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ, उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में ही लाई कर रहा है। इट इज लाइंग टू एट सच एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच बोथ ऑफ दोज वेक्टर्स लाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, ये भी डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। अब दिमाग में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि हम डिटर्मिनेंट मेथड ही क्यों यूज कर रहे हैं? इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एंगल हमें नहीं गिवन है। अगर हमें एंगल गिवन होता तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते। मैं ये चीज बार बार बोल रही हूँ कि जहां पे भी हमारे पास एंगल गिवन नहीं है वहां पर हम डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करेंगे। 1 2 -1 2 -1 3, ये हो गए ए के कंपोनेंट्स और ये हो गए मेरे पास बी के कंपोनेंट्स। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है अब। तो कंपोनेंट्स मेरे थे 1 2 -1 एंड 2 -1 3। आई कैप जिस रो और कॉलम में आया है उसको एक्सक्लूड किया। 2 इंटू 3 विल बी 6, -1 इंटू -1 विल बी 1, माइनस ऑफ 1। बात समझ आई? अब माइनस ऑफ जे कैप की बात करते हैं। इसको और इसको दोनों को एक्सक्लूड करना है जिस कॉलम में जे लाई कर रहा है, कॉलम और रो दोनों में। 3, 1 into 3 will be 3, 2 into -1 will be -2, माइनस ऑफ -2 will be +2। क्यों? क्योंकि हम माइनस करते हैं यहाँ पर। एंड के कैप की बात करूँ मैं तो इसको और इसको एक्सक्लूड किया, दिस विल बी -1 -4। आई कैप इंटू 5 माइनस जे कैप इंटू 5 प्लस के कैप इंटू -5। दिस इज 5 आई कैप
-5 j कैप -5 k कैप। 5 को कॉमन ले सकते हैं, i कैप -j कैप माइनस प्लस या -k कैप। तो ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। जी ओके। अब हमें ये बताना है कि ये वेक्टर्स पैरेलल है या नहीं। पैरेलल है या नहीं ये चेक करने के लिए मैंने आपको अभी अभी एक ट्रिक बताई थी। देखो एंगल, वी कैन वर्क विद एंगल जब हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म नहीं है, बट सिंस अभी यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म है तो हम एंगल्स के साथ नहीं खेल सकते। वहाँ पर हमें ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है। अब अगर इन कंपोनेंट्स की जो रेशियो है मेरे पास वो सेम आ गई, देन आई कैन से दैट यस दीज वेक्टर्स आर पैरेलल। अब इस कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट की एक्स कंपोनेंट के साथ लो रेशियो, 4 को 2 के साथ डिवाइड करो और -6 को करो -3 के साथ। क्यों? एक्स वाले की एक्स वाले के साथ, वाई वाले की वाई वाले के साथ और जेड वाले की जेड वाले के साथ। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। अब रेशियो सेम है, सो जो मेरे वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स आर पैरेलल। ओके, नाउ दिस आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर प्रैक्टिस। तो इसमें मुझे दो वेक्टर्स ऑलरेडी गिवन है, एक है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और दूसरा मेरे पास फोर्स वेक्टर। टॉर्क फाइंड आउट करना है मुझे। टॉर्क को हम रोटेशन वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे, बट अभी हम सिर्फ इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनटू द फोर्स वेक्टर। यहाँ पर भी हमें डिटर्मिनेंट मेथड ही यूज करना है। देखो दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं दे आर लाइंग इन एक्स वाई डायरेक्शन, एक्स कॉमा वाई। तो जो मेरा आंसर होगा वो कहाँ आएगा? के कैप में। के कैप में इसलिए क्योंकि आई कैप और जे कैप के प्लेन के परपेंडिकुलर सिर्फ के कैप ही है। चलो यहाँ पर भी फिर हम अपनी डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं। 2 3 0 4 -1 0। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसे। सो आई कैप इंटू 0, ये तो 0 ही हो जाएगा। आई कैप इंटू 0, जे कैप भी मेरा सीधा ही 0। क्यों? क्योंकि वो फोर्सेस वहां लाए, वेक्टर्स दोनों वहां लाए कर रहे हैं, तो वहां तो आने का चांस ही नहीं है। अब के कैप की बात करें, दिस विल बी -2 -12, -2 -12 that is equal to minus of 14 k cap. So this is my answer. तो इसी के साथ मेरे क्रॉस प्रोडक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं, और अब हम दो रियल लाइफ एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो सबसे पहली एप्लीकेशन मैं टॉर्क की ही लूंगी। टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ के साथ, इस सिंबल को बोलते हैं टाउ, एंड दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये रोटेशन वाले चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। ये है मेरा पॉइंट ओ, एंड ये मेरी कोई भी रॉड है। जो मेरे रॉड की लेंथ है दैट इज आर वेक्टर। लेट इट बी आर, नॉट आर वेक्टर एक्चुअली, लेट इट बी आर। और ये है मेरा पॉइंट पी। अब यहाँ से मैं फोर्स लगा रही हूँ किसी एंगल थीटा पे। फोर्स मेरा यहाँ लग रहा है। अब इसमें दो केसेस हैं मेरे पास। तो इसमें दो केसेस है मेरे पास। केस वन इज, ओके, सो केस वन है मेरे पास, अगर मेरा फोर्स acts along the rod, force acts along the rod,
तो उस केस में क्या होगा, ये मेरा पॉइंट O हो गया, ये मेरी रॉड है जिसकी लेंथ है मेरे पास R। इस डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है। अब यहाँ फोर्स रॉड के अलोंग लग रहा है, ये तो मुझे दिख रहा है। या तो वो रॉड को पुश करेगा, या तो वो रॉड को, देखो दो चीजें हो सकती है, या तो वो पुश करेगा या तो वो करेगा उसको पुल। पर यहाँ पर रोटेशन का कोई चांस ही पैदा नहीं होता, रोटेशन का कोई चांस ही नहीं है। अगर रोटेशन का कोई चांस नहीं है तो टाउ इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ जीरो इज जीरो, एंड यहाँ पर जो थीटा है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्रीज, इट इज एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। नाउ अगर मैं केस 2 को कंसिडर करूँ, केस 2 में हो सकता है कि जो मेरा फोर्स है वो परपेंडिकुलरली लग रहा है, force acts in perpendicular direction. This is the rod, this is the pivot point, pivot point को मैंने O से डिनोट किया हुआ है, और फोर्स ऐसे लग रहा है। अब इस केस में तो रोटेशन पक्का होगी ही होगी, कुछ भी कर लो रोटेशन होगी ही होगी। और यहाँ पर जो मेरा टाउ है दैट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। थीटा जब मेरा 90 डिग्री है, टाउ विल बी इक्वल टू आर एफ इंटू साइन ऑफ 90, tau will be equal to r into f, and this is the maximum value. अब देखो टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स के उस कंपोनेंट पे जो रॉड के परपेंडिकुलर हो, तो और यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, एफ साइन ऑफ थीटा। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क विल बी इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, जो मेरे पास आ चुका है। एंड हेंस वी कैन प्रूव कि जो मेरी रोटेशन है दैट इज पॉसिबल, rotation is possible only in case of perpendicular component. तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई केस 1। अब हम इसकी सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं कि और मेरा जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है वो कहाँ पर काम आता है। सेकेंड इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम बहुत अच्छे से छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि दैट इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट ऑफ हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर दो वेक्टर्स के साथ देखते हैं कैसे आता है। एक वेक्टर ले लो ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ले लो बी वेक्टर। अब मुझे पता है किसी भी वेक्टर को पैरेलली कहीं पे भी स्पेस में मूव करूंगी तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन मेरे पास ये हो गया, यही बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ये हो गया। यहाँ से ये एक्चुअल में पैरेललोग्राम लग नहीं रहा, तो रब करते हैं, अच्छे से बनाते हैं। ये आ गया मेरे पास ए वेक्टर, दिस इज माय बी वेक्टर। यहाँ से इसको हम, ये हो गई मेरे ए वेक्टर की प्रोजेक्शन, ये हो गई मेरे बी वेक्टर की प्रोजेक्शन। अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ये मेरा एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा। अब बी साइन थीटा आ गया। अब मुझे फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आई नो वेरी वेल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, बहुत अच्छे से पता है मुझे। और जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, सॉरी, दैट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर अगर मैं इस पैरेललोग्राम में बेस की बात करूं तो बेस कितना है, ए, हाइट कितनी है, बी साइन थीटा। तो
मेरे पास एरिया क्या आ गया, ए बी साइन थीटा। हेंस आई कैन से दैट, हेंस आई कैन से दैट कि जो मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम that is equal to a vector क्रॉस बी वेक्टर विच इज ए बी साइन ऑफ थीटा। सो ये थी एक एप्लीकेशन इसकी कि क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं अपना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब अगर मैं अपने पैरेललोग्राम की बात करूं तो इसमें हम्म, अगर मैं अपने पैरेललोग्राम की बात करूं, ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा पैरेललोग्राम बन गया, बट एनीवेज इसका ये जो डायगोनल है, जो इसका डायगोनल है, यस, नहीं, ढंग का डायग्राम बनाते, तो ये है मेरा एक पैरेललोग्राम। यस, अब बनेगा ढंग से। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो उसे डिवाइड कर देता है टू कंजुगेट ट्रायंगल्स में। डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम टू टू कंजुगेट ट्रायंगल्स। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाता है कि एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल will be equal to half of mod of a vector क्रॉस b वेक्टर। तो एक एप्लीकेशन से हमने दो चीजें देख ली, वन वाज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और सेकंड वन वाज एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हो सकता है कोई भी मुझे क्वेश्चन दिया हो और उस क्वेश्चन में मुझे बोला हो कि ये दो वेक्टर्स हैं, मुझे ये जानना है कि अगर ये दो वेक्टर्स ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तब इनका एरिया क्या होगा, जब ये पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे तब इनका एरिया क्या होगा। अब सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन हम लोग। ये प्रोबेबली हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ही है। तो मुझे दो वेक्टर्स दिए हैं, ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस 2 j कैप, और मुझे एक वेक्टर दिया है बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू i कैप प्लस 4 j कैप। अब मुझे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच विल बी इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये फाइंड आउट करेंगे हम लोग फिर से डिटर्मिनेंट मेथड से, क्योंकि देखो कंपोनेंट फॉर्म मुझे गिवन है, मुझे एंगल तो गिवन नहीं है। अगर मुझे एंगल गिवन होता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देती। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप। फर्स्ट वन वॉज 3 i कैप प्लस 2 j कैप और के कैप की वैल्यू नहीं थी। सेकेंड वन वॉज i कैप प्लस 4 j कैप और के कैप की वैल्यू भी नहीं थी। अब यहाँ पर भी हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आई कैप और जे कैप की वैल्यूज को डायरेक्टली जीरो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आई और जे के प्लेन में तो मेरे दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे हैं। अब रिजल्टेंट मेरा वहां तो आएगा नहीं, रिजल्टेंट तो वहां आए उस प्लेन में आएगा ना जो उन दोनों के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कौन सा है, के कैप। तो 3 into 4 is 12, 1 into 2 is 2, दिस विल बी इक्वल टू 10 k कैप। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to 10 units. Yes, we have to find the area of the parallelogram. That's it. तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। पर जाने से पहले, आई नो आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा था और बहुत बड़े बड़े और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने आज के लेक्चर में कवर किए हैं। बट जाने से पहले अब हम ये तो जान लें कि आज क्या सीखा। आज क्या सीखा।
जो आज स्टडी की है उसको एक डिफरेंस के फॉर्म में हम लोग अगर लिख लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना। सो व्हाट आई विल डू इज एक साइड में अपने डॉट प्रोडक्ट के पॉइंट्स लिखूंगी और दूसरी साइड क्रॉस प्रोडक्ट के। दिस इज डॉट प्रोडक्ट एंड दिस विल बी माय क्रॉस प्रोडक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स लिखते हैं। डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। सेकेंडली इसका जो रिजल्ट होता है दैट इज स्केलर। स्केलर रिजल्ट मिलता है मुझे और इसका मुझे मिलता है वेक्टर रिजल्ट। वेक्टर रिजल्ट का मतलब है मुझे एक डायरेक्शन के साथ मिलता है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दिस इज कॉम्यूटेटिव विच मीन्स कि अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूं तो वो इक्वल होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। थर्ड दिस इज एंटी कॉम्यूटेटिव मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस विल बी 0 at theta is equal to 90 degree and this will be 0 at theta is equal to 0 degrees। और भी इसके अलावा हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखी हैं इनकी इस लेक्चर में। ये लेक्चर काफ़ी लंबा था। आई नो यू कैन वॉच इट इन पार्ट्स और अगर आप एक सिटिंग में देख सकते हो देन वो भी अच्छी बात है। सो थैंक यू। और ये हमारे वेक्टर्स का लास्ट लेक्चर था, लास्ट थ्योरी लेक्चर था, नॉट एग्जैक्टली द लास्ट लेक्चर। आई वुड से मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये कहा था कि वेक्टर्स को हम रीडिफाइन करेंगे आफ्टर वी स्टडी ऑल द लॉज ऑफ वेक्टर्स। तो अब हमें वो काम भी करना है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, नॉट इम्पोर्टेंट बट मतलब इट इज सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजिंग कि तो उसको भी हम एक अलग लेक्चर में स्टडी करेंगे और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं विच वी आर गोइंग टू सॉल्व। सो थैंक यू एवरीवन।